लेकिन आज ये कहा जा सकता है कि मुकेश सहनी के खिलाफ पूरी कायनात है। आज उनके मंत्री पद पर से भी इस्तीफा मांगा जा रहा है, आज उनको कॉर्नर किया जा रहा है, राजद मजा ले रही है, चिराग पासवान मजा ले रहे हैं, पप्पू यादव का इस्तीफा देना चाहिए, सभी खिलाफ है। नीतीश कुमार से एक उम्मीद थी, नीतीश कुमार ने भी बहुत हाथ नहीं पकड़ा। चिराग पासवान ने टिकट दे दिया, चिराग पासवान के टिकट को वापस किया। उसके बाद अगर इतना कोई अगर साधना करके बैठा हुआ है और वो पार्टी छोड़कर नहीं गया है तो उसका रिजल्ट उसको मिलना ही चाहिए ना। चिराग पासवान ने टिकट दे दिया, चिराग पासवान के टिकट को वापस किया। उसके बाद अगर इतना कोई अगर साधना करके बैठा हुआ है और वो पार्टी छोड़कर नहीं गया है तो उसका रिजल्ट उसको मिलना ही चाहिए ना। पिछले बार बड़े बड़े दिग्गज फेल कर गए, मुख्यमंत्री बन रहे तेजस्वी यादव, और क्या हुआ, रेस के फिनिशिंग लाइन से पहले ही गिर गए। वो रमई राम जो 1980 से हारे ही नहीं थे, और तब हराया जब लालू नीतीश एक हो गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचनामा, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हालांकि आप चौंकिए मत, आज हम भले ही नए हैं, आप हमको खिस्सेबाजी में जरूर देखते होंगे, लेकिन यहाँ जो कंपाउंडर बैठते हैं वो भी आपको दिखेंगे, पर वो आपको बोचहा से सीधे लाइव आपके साथ जुड़ेंगे। हालांकि ये पंचनामा बहुत ही खास है। खास इसलिए क्योंकि आपको पता है कि बिहार में अभी उपचुनाव होने जा रहा है। बोचहा का उपचुनाव बड़ा ही मज़ेदार है। आपको पहले से पता है कि बिहार में जब जब चुनाव होता है वो चुनाव बड़ा ही मज़ेदार होता है। इस बार का चुनाव भी जो बोचहा से होने वाला है वो बड़ा ही मज़ेदार है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब जो करते हैं इस खबरों की चीरफाड़ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं कि बोचहा से कौन कौन प्रत्याशी खड़े हैं, किनके किनके बीच जो है टक्कर होने जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से बेबी कुमारी प्रत्याशी हैं, वही आरजेडी से अमर पासवान हैं जो कि ये मुसाफिर पासवान के बेटे हैं। आपको मुसाफिर पासवान के बारे में भी पता होगा कि मुसाफिर पासवान की मृत्यु हो गई थी। वो विकासशील इंसान पार्टी से विधायक थे, एनडीए के हिस्सा थे। और कांग्रेस से तरुण चौधरी हैं, वहीं वीआईपी से जो है गीता कुमारी हैं जो कि रमई राम की बेटी हैं। अब रमई राम के बारे में आपको बता दें कि रमई राम जो है वहाँ 9 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और ये रमई राम आरजेडी से हैं और ये उन्हीं की पुत्री है। वहीं एक नई पार्टी जो है बीजेजेपी है जो कि राजेश कुमार वहाँ के प्रत्याशी हैं, जिनका उर्फ जो है राजेश राम रमैया है और वो बीजेपीपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो ये थी वहाँ के प्रत्याशी की सूची। तो डॉक्टर साहब जो ये जो है प्रत्याशी हैं इन सब के बीच तो आखिर है ही, लेकिन ये बोचहा जो है और उपचुनाव से बिल्कुल अलग है। देखिए, लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं वो मेले की तरह होते हैं, त्यौहार की तरह होते हैं, और बिहार में इस त्यौहार को कुछ ज़्यादा ही मनाया जाता है। आप देख सकते हैं कहीं उपचुनाव होता है तो लोग चर्चा तक नहीं करते किसी राज्य में, लेकिन हमारे यहाँ मुख्य खबर वही बन जाती है। बोचहा उपचुनाव उत्तर प्रदेश चुनाव के समय से ही चर्चा हो रही है और शायद इसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। सबसे पहले मैंने ही बोचहा बेबी कुमार जी को दे दिया था अपने मतलब आधार से, जो मेरा राजनीतिक एनालिसिस है। सच्चाई भी वही है। बोचहा से बेबी कुमारी का दावा इसलिए बनता है क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़के जीत चुकी हैं। पिछली बार भी निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहती थी जब मुसाफिर पासवान को दिया गया, और निर्दलीय नहीं लड़ना चाहती, जब लड़ना चाहती थी तो उनको रोका गया। फिर चिराग पासवान ने टिकट दे दिया, चिराग पासवान के टिकट को वापस किया। उसके बाद अगर इतना कोई अगर साधना करके बैठा हुआ है और वो पार्टी छोड़कर नहीं गया है तो उसका रिजल्ट उसको मिलना ही चाहिए ना। एक और बात है कि बेबी कुमारी को लोग आउटसाइडर करता है वहाँ के लिए, लेकिन बेबी कुमारी का वहाँ कैडर है। अगर बेबी कुमारी वहाँ कैडर को अपने इधर से उधर कर देंगी तो चुनाव का रिजल्ट भी पलट सकता है। देखिए, ये सीट जरूर भाजपा ने छीन ली मुकेश सहनी से, लेकिन मुकेश सहनी भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन तब बता दूँ, अगर मुकेश सहनी चुनाव वहाँ से लड़ रहे होते हैं तब भी भाजपा पीछे से खेला कर सकती थी। बेबी कुमारी पूरी तरीके से इस चुनाव को हरवा सकती थी, एक सीट राजद की बढ़ जाती। भाजपा ये भी सोचते हुए वीआईपी को वहां से नहीं उतरने दिया। लेकिन यहाँ पर हम एक बात बताना चाहते हैं कि 2015 में जदयू और राजद का गठबंधन था, महागठबंधन, जिसे महागठबंधन का नाम दिया गया था। उस समय बेबी कुमारी वहां निर्दलीय चुनाव लड़ी और एक बात और जान लीजिए आप, और जीती भी। एक और बात जान लीजिए आप, और हराया किसको, वो रमई राम जो 1980 से हारे ही नहीं थे, और तब हराया जब लालू नीतीश एक हो गए थे। यानी समझिए, रमई राम को आज राजद ने टिकट नहीं दिया है तो उसके पीछे कारण भी है।
तेजस्वी यादव को लगता है कि शायद उनके खिलाफ ऐसा माहौल वहां बन गया है, एंटी इनकम्बेंसी इतनी तगड़ी लागू हो चुकी है कि रमई राम बहुत समय तक वहां थे भी, और जो विकास नहीं हो पाया उसका सीधे जिम्मेवार उनको बना दिया जाएगा, इसीलिए उनको टिकट देने से कोई फायदा है नहीं। वर्स्ट के सिनारियो के लिए उनको तैयार रखा गया था। एक और आपको याद होगा नाम, किशन चौधरी, जिनसे हमारी मुलाकात भी हुई थी, जो कि वीआईपी के थे, लेकिन उनको दिल्ली में बुलाकर टिकट देने की बात भी की गई थी। क्यों किया गया था? क्योंकि जातिगत समीकरण यहाँ जो है, मल्लाहों की जो बड़ी आबादी है, और उस बड़ी आबादी को देखते हुए अजय निषाद वहां चुनाव जीते थे, राजभूषण चौधरी को हराया था वीआईपी के लगभग 5,000। हाँ, लेकिन यही बात गेम यहाँ है कि जो आप देखे होंगे कि कल ही वीआईपी के जो नेता है मुकेश सहनी गए थे भेंट करने अजीत जी से वहाँ, जो कि भाजपा के वहाँ नेता है, और वो भूमिहार समाज से आते हैं, भाजपा के नेता थे, माफ कीजिएगा, भूमिहार समाज से आते हैं, मंत्री रह चुके हैं। तो भूमिहार वोट को अपने पाले में करने के लिए है ना, और वहाँ भूमिहार वोटों की संख्या भी थोड़ा अहम। और अमर पासवान को टिकट देकर SC ST OBC इन सबको भी कहीं ना कहीं अपने पाले में करने की कोशिश किया गया है राजद के द्वारा। तो गेम समझिए, जहां एक तरफ अमर पासवान, हम सिलसिलेवार तरीके से बात कर लेते हैं। आपने सबसे पहले अमर पासवान का नाम लिया। अमर पासवान तो मूलभूत तरीके से वो तो वीआईपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिख भी रखा था। अनफॉर्चुनेटली जिन सर्कमस्टांसेस में उन्हें जाना पड़ा, इंतजार वो कर रहे थे, भाजपा ने सीट छीन ली, बेबी कुमारी को टिकट दे दिया। ऐसी स्थिति में उनको लगता था कि अगर हम वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो एनडीए का जो वोट है वो मेरी तरफ नहीं आएगा, बल्कि बेबी कुमारी के पास जाएगा, और राजद में प्रत्याशी उतारेगी ही, तो मैं तो सिंपैथी वोट पे ही रह जाऊंगा केवल ना, और केवल सिंपैथी से तो चुनाव नहीं जीता जा सकता। ऐसी स्थिति में उन्होंने जो बेहतर डिसीजन अपने लिए था, अपने स्वार्थ के लिए लेते हुए राजद की तरफ अपना मूवमेंट कर दिया, और ये भी दावा लगा दिया कि 2 महीने से मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन सीट दे दी गई उनको। मतलब भाजपा के धोखे की वजह से उन्होंने वीआईपी को धोखा दे दिया। तो कौन बड़ा रेसिप्रोकेटिंग रहा ये, उसमें मुकेश सहनी की गलती भी नहीं है। लेकिन यहाँ तो भाजपा के साथ भी, भाजपा जो है मुकेश सहनी से बदला ले लिए जी। मुकेश सहनी से जो है आरजेडी ने, अब मुकेश सहनी क्या करेंगे? इसीलिए मुकेश सहनी, देखिए मुकेश सहनी चाहते तो सीट आउट कर सकते थे, राजद को सपोर्ट कर सकते थे गुस्से में, या भाजपा को ही कहते कि चलिए ठीक है जाओ जीत जाओ, जो करना है करो। लेकिन मुकेश सहनी ने अंतिम समय में बहुत सही दाव खेल दिया। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की पुत्री को टिकट दे दिया जो वहां से पुराना योद्धा रहा है, 9 बार 1980 9 बार जीत चुका है, एक बार चुनाव हारा जरूर, माफ कीजिएगा 2 बार चुनाव हारा, लेकिन इतना जरूर है कि उस जगह पर उनका दबदबा है। और अंतिम समय में इससे बेहतर प्रत्याशी तो मुकेश सहनी को मिल नहीं सकता था। और अंतिम समय में मुकेश सहनी का रिजल्ट कैसा होता है वो 2020 के चुनाव में आपको याद होगा, जब गठबंधन छोड़कर अंतिम समय में आए तो यहाँ 11 सीट ले लिए, 11 में से 4 जीत गए, किस्मत के भी धनी है। लेकिन आज ये कहा जा सकता है कि मुकेश सहनी के खिलाफ पूरी कायनात है। आज उनके मंत्री पद पर से भी इस्तीफा मांगा जा रहा है, आज उनको कॉर्नर किया जा रहा है, राजद मजा ले रही है, चिराग पासवान मजा ले रहे हैं, पप्पू यादव कह रहे हैं इस्तीफा देना चाहिए, सभी खिलाफ है। नीतीश कुमार से एक उम्मीद थी, नीतीश कुमार ने भी बहुत हाथ नहीं पकड़ा। यानी सीधे तरीके से अगर कहूँ इसे तो चिराग पासवान, माफ कीजिएगा, मुकेश सहनी की राजनीति का पैकअप करने की तैयारी सबने कर रखी है, लेकिन आसान भी तो नहीं है। क्योंकि अमर पासवान जी की बात हम कर लेते हैं पहले। अमर पासवान वहां से चुनाव लड़ेंगे तो उनके साथ सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा वो होगा कि उनके पिता की मृत्यु की वजह से सीट खाली है, वो सिंपैथी वोट उन्हें मिलेगा। यादवों की जनसंख्या ठीक ठाक है तो यादव वोट उनको मिल सकता है, यानी उनके पास 2 बड़े फैक्टर्स वहां है। लेकिन अमर पासवान अगर मुकेश सहनी की तरफ से होते हैं और उनको भाजपा और एनडीए के लोग भी सपोर्ट करते और उनके लिए लॉबिंग करते तो तारापुर और कृष्ण की तरफ वहां भी रिजल्ट आ सकता था, बिल्कुल जीत होती। लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। ऐसे में जब प्रत्याशी उतार दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, जब प्रत्याशी उतार दिया गया है वीआईपी की तरफ से, और जब बेबी कुमारी जैसी बड़ी नेता वहां से चुनाव लड़ रही हैं, तो अमर पासवान के लिए ये सारी चीजें निगेटिव है। 2 अगर पॉजिटिव है तो 4-5 निगेटिव है। और एक बात बता दूं आपको कि मुकेश सहनी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अमर पासवान को हराने में इस बार। और अब आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरे प्रत्याशी आपने बेबी कुमारी का नाम लिया, हम लगभग उनके बारे में बता ही दिया है, लेकिन बेबी कुमारी 2015 में चुनाव लड़ी थी निर्दलीय और जीत गई थी। उन्हें 2020 में भी टिकट देने की बात हो चुकी थी। वहाँ से चुनाव लड़ने के मन में थे। जो मुसाफिर पासवान है वो भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ने के प्रयास कर रहे थे, लॉबिंग कर रहे थे अपना, लेकिन बेबी कुमारी का पलड़ा भारी था, अंतिम समय तक उनको टिकट मिलने वाला था। लेकिन इन दोनों की लड़ाई की वजह से भाजपा को डर था कि कहीं ये सीट हार मत जाए हम। और जब अंतिम समय में मुकेश सहनी आए तो जो सबसे खराब चीज़ होता है कि कोई मांग रहा तो दे ही दिया जाए, तो मुकेश सहनी को देकर फंसा दिया गया। और देखिए आज भाजपा ने कितना बड़ा डबल गेम खेला।
उन्हें कह दिया कि दिल्ली में जब टिकट दिया गया था, जबकि पटना में टिकट दिया गया था, और दिल्ली में जब टिकट दिया गया था तो अमित शाह ने कहा था कि आप बेबी कुमारी जी को टिकट दीजिएगा, लेकिन इन्होंने टिकट बेच दिया मुसाफिर पासवान को। क्योंकि सच्चाई है कि मुसाफिर पासवान को टिकट देने की बात भाजपा भी सोच रही थी, और इसी झंझट को मैंने रोकने के लिए टिकटेड जमीन है तो किसी को बेच के खत्म करो, अब उसकी जिम्मेवारी हो गई। अब मुकेश सहनी का लफड़ा हो गया, और देखिए आज वो लफड़ा मुकेश सहनी को एहसास हो रहा है कि काश भाजपा का ये सीट होता, हम कहीं और से लड़े होते। एक सीट जो खाली हुई उस पर बेबी कुमारी का दावा नेचुरली होता है। सच पूछिए तो भाजपा अगर बात करके मुकेश सहनी से कहती कि आप ये सीट छोड़िए तो शायद रास्ता निकल सकता था, क्योंकि नेचुरल दावेदारी वहां बेबी कुमारी की थी। मुसाफिर पासवान के पुत्र की दावेदारी भी होती, लेकिन उनके पास समय था, वो आने वाले समय में 5 साल बाद या 6 साल बाद कर सकते थे ट्राई, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब बेबी कुमारी का वहां से जो है सबसे बड़ा बात है कि भाजपा का सवर्णों का वोट बैंक, जो साइलेंट वोटर होता है, जिसने उपचुनाव में जिता दिया, जिसने पिछले बार बड़े बड़े दिग्गज फेल कर गए, मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव, और क्या हुआ, रेस के फिनिशिंग लाइन से पहले ही गिर गए। ये साइलेंट वोटर्स करते हैं, और यहाँ भी बड़े साइलेंट वोटर्स हैं। आज वहाँ का जो भूमिहार समाज है, कहा था कि भूमिहार समाज पार्टी, भूमिहार भाजपा को कहा था भूमिहार पार्टी, सवर्णों की पार्टी। तो ऐसे में ये सवर्ण वोट करेंगे। और मल्लाहों की बात जहाँ तक है तो मल्लाह तो वोट करने नहीं जा रहा है, ये तो तय है। उस जगह पर अजय निषाद का निकाला हुआ है, वो निकाले हैं, लेकिन सच्चाई है कि वहां के मल्लाह जितना गाली दे रहे हैं अजय निषाद जी को, मुझे तो डर इस बात का है कि इस बार लोकसभा में कैसे उनकी नाव पार लगेगी। और इस वजह से बेबी कुमारी जरूर वहां से मजबूत है, लेकिन खुलकर एनडीए वहां सपोर्ट में नहीं उतर पा रहा है। जदयू भी होल्ड बैक कर, जदयू भी सोच रहा है कि अब मुकेश सहनी के साथ धोखा होगा सीधा। मुकेश सहनी का जो हुआ है उस परिस्थिति के बाद वहां खुलकर तो जदयू नहीं आएगी, मांझी नहीं आएंगे, भाजपा अपने दम पर करेगी तो भाजपा का गुटबाजी चलता ही है वहां पर। लेकिन बेबी कुमारी का पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि सवर्णों का वोट बैंक उधर है, और जब ये गोलबंदी होगी तो अमर पासवान और गीता कुमारी एक दूसरे का वोट काटेंगे, यानी तेजस्वी और मुकेश सहनी ऐसे भिड़ जाएंगे, दूसरे का वोट काटेंगे, ऐसे भिड़ जाएंगे, ऐसी लड़ाई दोनों में हो जाएगी। ऐसे में जो निषाद समाज का वोट जाने वाला था अब तक भाजपा को, वो तो नहीं जाएगा, लेकिन बेबी कुमारी इस दो बंदरों की लड़ाई में एक बिल्ली फायदा उठा सकती है। एक बस कहावत है, मुहावरा है, मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, ये हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब तीसरे कैंडिडेट की तरफ आते हैं, गीता कुमारी। मैं गीता कुमारी की तरफ चर्चा नहीं करूंगा, मैं सीधे से रमई राम कहूँगा। रमई राम का दबदबा इतने दिनों से रहा है, रमई राम वहाँ चुनाव लड़ने उतर रहे हैं, और वो पूरी तरीके से अपने लाव लक्ष्य के साथ उतर रहे हैं। आपको एक बात बता दूं, मुकेश सहनी आज से चुनाव तक वहाँ कैंपिंग करने जा रहे हैं, हटेंगे नहीं वहाँ। आज तो निकल भी चुके हैं, निकल भी गए हैं, और वो आज से लेकर चुनाव के अंतिम दिन तक वहाँ रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं उस गढ़ को। यानी मुकेश सहनी एक बहुत बड़ा फैक्टर होंगे। हमने जितना भी पब्लिक रिएक्शन अब तक देखा अपने चैनल पर या किसी चैनल पर, हमने देखा कि मुकेश सहनी को लेकर एक सेंटिमेंटल वैल्यू है, और अजय निषाद के खिलाफ वही माहौल दिख रहा है जो रमई राम के खिलाफ हो गया था 2015 में। यानी एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और इसका खामियाजा भाजपा को वहाँ भुगतना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात कि भाजपा ने जो मुकेश सहनी के साथ किया है, क्या इसका बदला आपको नहीं लगता है कि वहाँ समाज लेगा? ये जख्म ताजा है, निषाद समाज का वहाँ बड़ा जनसंख्या है। मुजफ्फरपुर पर मुकेश सहनी का विशेष फोकस रहता है, खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन चूंकि वहाँ रिजर्व सीट था इसलिए वहाँ से कोई और लड़ा। लेकिन एक बात जान लीजिए आप, इस जगह से चुनाव लड़ने की तैयारी मुकेश सहनी की शुरू से रही है। मुकेश सहनी के मन मंतव्य में ये हमेशा सीट रही है निषादों का वोट बैंक देखकर। और ऐसी स्थिति में ये जो गीता कुमारी का वोट बैंक है ये बढ़ सकता है। खास बात तब जब रमई राम का पुराना वोट बैंक अगर वापस आ गया और रमई राम इस बात को भुनाने में सफल हो गए कि लालू यादव के हम सिपाही हैं और तेजस्वी ने मेरा टिकट काट दिया। सेंटिमेंटल वैल्यू तो सबसे ज़्यादा तो रमई राम के पास चला आता है, पुराने जीते हुए खिलाड़ी भी हैं और अपनी पुत्री को लेकर वहां पहुंच रहे हैं, 7 बार जीते हुए भी हैं, और मुकेश सहनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तो ऐसे में रिसोर्स वाइज और जो माहौल वाइज गीता कुमारी भी बहुत बड़ी टक्कर में देने वाली हैं। लेकिन ऑल इन ऑल अगर आप हमसे पूछना चाहिएगा कि इस पूरे जोड़ घटा में कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, बीजेपी भी वहाँ से चुनाव लड़ रही है, ये सारे प्रत्याशी भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जो वोट गणित है और पिछले 3-4 सालों का जो इतिहास, 3-4 चुनावों का जो इतिहास रहा है, इस आधार पर ये तो कहा जा सकता है कि बेबी कुमारी काफ़ी आगे दिख रही हैं बाकी सभी से। लेकिन मुकेश सहनी अगर वहाँ पे फील्डिंग कर देंगे तो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के बीच लड़ाई बहुत तगड़ी हो सकती है। अमर पासवान को लेकर एक पूरा माहौल ऐसा बन गया है कि अमर पासवान जीत रहे हैं, ये चर्चा चल रही है वहाँ। लेकिन निषाद समाज वोट नहीं दे रहा है, ये भी एकदम ज़बरदस्त चर्चा है वहाँ। ऐसे में निषाद समाज हो सकता है कि इस बार वहाँ का साइलेंट वोटर हो जाए। अब सब कुछ डिपेंड करता है कि रमई राम
कितना अपनी ताकत वहाँ दिखा सकते हैं। मुकेश सहनी अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हैं, तेजस्वी यादव अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हैं, भाजपा अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या रमई राम अपनी बेटी को वहाँ से मजबूत कर पाएंगे, इस पर सब कुछ डिपेंड करने जा रहा है। और जनता का मंतव्य तो हम लगातार दिखाते ही रहेंगे, लेकिन इस पूरे जोड़ घटाव के बीच सबसे महत्वपूर्ण ये बात हो जाती है कि जो वहाँ बैठा है वो क्या कह रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जो है, हमारे रिपोर्टर जो है वहाँ पे जुड़े हुए हैं। हम उनसे सीधा उनकी तरफ रुख करेंगे। तो सीधा आप जो है आप उनसे सवाल करेंगे, हमारे डॉक्टर साहब उनसे सवाल करेंगे। सनी, आप हमारी आवाज़ को सुन पा रहे हैं? जी सनी, पहला सवाल मेरा यही है कि बोचहा आप पहुँचे हैं, एक दिन आपने पूरा बिता लिया है, क्या बोचहा चुनाव के लिए तैयार है? क्या बोचहा की जनता में चुनाव को लेकर एक्साइटमेंट है? क्योंकि चुनाव तो लगातार हो रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही चुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश का भी चुनाव खत्म हुआ है। ऐसे में ये जो ज़बरदस्ती का चुनाव थोप दिया गया, क्योंकि अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में वहाँ के जो विधायक हैं उनकी मृत्यु हुई, तो और उसके बाद भी अनफॉर्चुनेट जो सिचुएशन है वो खत्म नहीं हुए। भाजपा ने धोखा दे दिया एक तरह से मुकेश सहनी को, फिर तेजस्वी यादव ने धोखा दे दिया, बहुत कुछ बदल गया बहुत जल्दी। क्या वहाँ के जनता को ये समझ में आ रहा है कि वोट किसको देना है? क्या लोगों को समझ में आ रहा है कि किसका प्रत्याशी कौन है? क्या चुनाव के लिए वहाँ की जनता तैयार है, खास तौर पे जब भाजपा और तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को बिल्कुल अकेला कर दिया है? क्या ये फैक्टर बनने जा रहा है? जी सर, जैसा आपका पहला सवाल था कि बोचहा में क्या माहौल है और मुसाफिर पासवान के निधन के बाद बोचहा की स्थिति क्या है चुनाव को लेकर, तो इस सवाल का जवाब हम यही आपको देना चाहेंगे कि लोग जो हैं उनको जानकारी नहीं है इस बात की कि बोचहा में कौन से चुनाव हो रहे हैं, इसलिए कि एमएलसी के भी चुनाव हैं और उपचुनाव भी हैं, तो वैसे तबकों में कहीं ना कहीं जानकारियां नहीं पहुंच पा रही हैं जो टीवी अखबार से काफ़ी दूर रहते हैं। जी सनी, बहुत धन्यवाद इसके लिए। दूसरा सवाल मेरा ले लीजिए। अब तो वहाँ आपने लोगों से बात कर ली है, पब्लिक रिएक्शन भी किया है, बहुत सारे लोगों ने आपके वीडियो को देखा भी है। मैंने खास बात देखा कि मुकेश सहनी को लेकर सेंटिमेंट वहाँ दिख रहा है। वहीं अगर अमर पासवान की बात करें तो अमर पासवान तो लग रहा है कि गीता कुमारी से डायरेक्ट भिड़ गए हैं और इसकी वजह से रमई राम वर्सेस मुसाफिर पासवान सा हो गया लड़ाई। और क्या बेबी कुमारी इस फाइट में है भी या ये दो तरफा लड़ाई हो गई है? हमें इसे तीन तरफा अगर मानना है तो कैसे मानना है? या ये लड़ाई केवल तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की होकर रह गई है? साथ ही आपने जो दूसरा सवाल हमसे किया है कि जिसमें वोट का सेंटिमेंट किसकी तरफ है और ख़ास तौर पे जो मुसाफिर पासवान को लेकर और पलड़ा किसका भारी है, ये जो आपका सवाल था, तो अभी साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जो कोर वोटर हैं, खासकर हम बात करें बीजेपी के, तो बीजेपी के कोर वोटर तो बीजेपी में ही रहेंगे, लेकिन राजद और मुकेश सहनी की बात कर ले तो मुकेश सहनी का जो कोर वोटर है उनका मानना है कि मुकेश सहनी के साथ जिस तरीके से भाजपा ने धोखा किया है तो कहीं ना कहीं इस धोखे में वो उनके साथ है। वही अगर बात करें राजद की तो अमर पासवान को सेंटिमेंटल वोट है, लेकिन वो वोटें सिर्फ राजद का ही ट्रांसफ़र हो पा रहा है। बाकी अदर जो जातियां हैं जो इस समीकरण के तहत पिछली बार वीआईपी को वोट मिली थी मुसाफिर पासवान वाली, वो वोट इस बार कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और अंतिम सवाल मेरा है, एक सेंटिमेंटल वैल्यू एडेड है इस चुनाव में। खास तौर पे मुकेश सहनी जब जाएंगे तो वो कहेंगे कि उन्हें इनके साथ धोखा हुआ है, अमर पासवान जाएंगे तो वो कहेंगे कि हमारे पिता नहीं रहे, और देखिए जिस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते थे उस पार्टी से ने टिकट नहीं दिया। और कहीं ना कहीं रमई राम भी ये जाकर कहेंगे कि जिस पार्टी का इतना दिन झोला ढोए उसने मेरी पुत्री का सम्मान नहीं किया। लालू यादव के हटते तेजस्वी यादव ने मनमानी शुरू कर दी। तो ये तीन बड़े सेंटिमेंटल वैल्यूज़ हैं। इसके अलावा कांग्रेस भी लड़ रही है, बीजेपी पहली बार वहाँ चुनाव लड़ रही है। ये सारा अगर जोड़ घटाव करते हैं तो क्या सेंटिमेंटल वोट्स वहाँ गिरने वाले हैं? और अगर सेंटिमेंटल वोट्स गिरेंगे तो कौन इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ से कौन आगे बढ़ता दिख रहा है आपको? खास तौर पे इस क्षेत्र को लेकर आपने चर्चा किया है कि बेबी कुमारी को जो भाजपा ने टिकट दिया है उसमें उन्हें कितना फ़ायदा मिलेगा। तो बेबी कुमारी को जहाँ तक बात करें तो उन्हें जो टिकट मिला है इस क्षेत्र से, उसमें साफ तौर पे ये बातें देखी जा रही हैं कि बेबी कुमारी को जो सवर्ण वोटर हैं वो वोट ट्रांसफ़र तो हो पा रहे हैं, लेकिन बाकी जो राजद के वोटर हैं, बाकी जो मल्लाह समाज के वोटर हैं, वो वोट कहीं ना कहीं बट जा रहा है। यानी इसलिए तौर पे समझे तो मुकेश सहनी की मौजूदगी और बाकी कई अन्य दल हैं जो यहाँ के क्षेत्रीय समीकरण बिगाड़ सकते हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए
खतरे की घंटी नहीं है। इसके पीछे का कारण ये है कि भाजपा का जो अपना कोर वोटर है, सवर्ण वोटर, वो वोट भाजपा को डिलीवर हो रहा है, लेकिन बाकी दूसरे जो वोटर हैं वो, यानी सवर्ण को छोड़कर बाकी अल्पसंख्यक तबका का वोट माने, ओबीसी का वोट माने, ये सारे वोट बट जा रहे हैं मुकेश सहनी और बाकी अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं, बाकी जो अन्य प्रत्याशी हैं। सनी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लाइव में हमारे साथ जुड़े हैं। ऑब्वियसली मुझे आपके चेहरे पर थकान भी दिख रही है। उम्मीद करता हूं कि आप आराम से आज रेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये पटना है भी नहीं, हालांकि मुजफ्फरपुर भी एक शहर है। लेकिन बोचहा में आप मौजूद हैं। बोचहा कैसा है ये तस्वीरें भी कल दिखाइएगा, और रिजल्ट भी हम जानना जरूर चाहेंगे चुनाव से पहले ही कि आखिर हमने तो जो विश्लेषण था वो किया ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कल आप जब घूमेंगे, प्रत्याशियों से मिलेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, तो ये जानना महत्वपूर्ण होता है कि आखिर उनको कितना कॉन्फिडेंस है, क्या हमारे विश्लेषण से वो इत्तेफाक रखते हैं। साथ ही साथ हम दर्शकों से भी आग्रह करेंगे कि ये जो चर्चा है ये 3 लोगों की चर्चा नहीं है, ये 3 करोड़ लोगों की चर्चा हो सकती है, 13 करोड़ लोगों की चर्चा हो सकती है। आप भी अगर बोचहा में हैं या बोचहा की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में आइए, बताइए क्या लगता है, अमर पासवान की नाव इस बार तैर जाएगी या लगता है कि सहनी की नाव डूब जाएगी, या यहाँ पर तेजस्वी यादव ने धोखा कर दिया है पिछड़े के साथ। एक तो मुकेश सहनी के साथ कर दिया, दूसरा कहीं ना कहीं रमई राम के साथ कर दिया। अब ये तो बातें सब कह रहे हैं वहाँ, लेकिन क्या बेबी कुमारी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, जिनके साथ भी वो भी कह सकती हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि उनको भी टिकट नहीं मिला था पिछली बार, पिछली 2015 और भाजपा ही कह रही है कि धोखा हो गया क्योंकि मुकेश सहनी नहीं दिया उनको टिकट। तो ये सब कुछ अगर हम जोड़ घटाव कर लेते हैं तो एक बात तो हम कह ही सकते हैं बहुत सेफली कि लड़ाई जो मुख्य है वो इन्हीं तीनों में है, और इन त्रिकोणीय समीकरण है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर मुकेश सहनी अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं तो तेजस्वी यादव तो यहाँ से नहीं जीत पाएंगे। अमर पासवान का काम तो बिगड़ना लगभग तय है। सीधी लड़ाई वर्स्ट केस में यही हो सकता है कि मुकेश सहनी इतनी ताकत लगा दें कि अमर पासवान लड़खड़ा जाए और बेबी कुमारी धीरे से पार हो जाए। एक और दावा हो सकता है, रमई राम अगर अपने ताकत में आ जाए, अपने एलिमेंट में पुराने खुलकर वो सामने आते और अगर उनको मलाहों का वोट मिल जाए और ये साबित करने में सफल हो जाए कि लालू यादव के बेटे ने उनके साथ धोखा कर दिया है, तो मामला इस बार फिर 1980 की तरफ भाग सकता है। खैर, जो भी रहा हो, ये पंचनामा चीरफाड़ आपको कैसी लगी? विशेष कार्यक्रम था, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक पहुंचाइए और लगातार इंतजार कीजिए भारत लाइव पर कि कैसे जो वहाँ की तस्वीरें हैं, वहाँ के जो लोगों के मंतव्य हैं, वो चलाया जाए। ये पंचनामा था, उम्मीद है आपको नए कंपाउंडर से पंचनामा ठीक लगा होगा। तो आप देख रहे थे पंचनामा, जहां हम बोचहा सीट का पूरी जो है समीकरण, कौन सा समीकरण, कौन से पार्टी का, कौन से पार्टी का प्रत्याशी आपस में भिड़ेंगे, आखिर क्या समीकरण होगा, जातीय वहां का किस तरह सा गोलबंदी होगा, कौन सा समीकरण बनेगा, द्वैय समीकरण बनेगा या फिर त्रिकोणीय समीकरण बनेगा, कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ेगी और किस पार्टी के साथ कौन धोखा किया और कौन आपस आया, कौन किधर गया, ये सारा बोचहा सीट पर जो है ये विश्लेषण था। आपको ये कैसा विश्लेषण लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।